बीते कल दिल्ली में कांग्रेस द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर की गई ऐतिहासिक रैली। कांग्रेस पार्टी ने संसद के भीतर और संसद के बाहर भी केंद्र सरकार को पूरी तरीके से घेरने को लेकर कोशिश की। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबूतों के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग तथा सरकार से पूछे कुछ सवाल, जिसका जवाब न तो केंद्रीय चुनाव आयोग दे सका और न ही सरकार। मुख्यमंत्री के मुख्य मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीते कल रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बताया है। आपको बताते चलें, 3500 करोड़ की बात तो जो नड्डा जी ने कही है, वह साल में 2 बार आपदा से निपटने के लिए चाहे एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ दिए जाते हैं। ये पैसे केवल हिमाचल प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य को पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि यदि नड्डा साहब इस आपदा के समय जो केंद्र तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, उन पैसों को दिलाने में या फिर हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की स्थिति में विशेष पैकेज दिलाने में मदद करते, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रिमंडल भी दिल्ली जाकर भाजपा नेताओं के नेतृत्व में सबका आभार एवं धन्यवाद करता। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जेपी नड्डा जी सम्मानित नेता है, भाजपा के पार्टी अध्यक्ष रहे। हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आते हैं, मुझे लगता है कि जो विपक्ष के लोग हैं यहाँ उनको गलत जानकारियाँ देते हैं, गलत बयानबाजी उनसे करवाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैं बड़े सम्मान के साथ उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने आंकड़े रखे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने कहा कि 3700 करोड़ का हमने 3 साल में आपकी मदद की। मैं आपको बता दूं कि उसमें 2006 करोड़ रुपया जो हमारा 23 का था पीडीएनए का, वो उसमें आया। उसमें से भी 450 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ। 2006 करोड़ में 500 करोड़ रुपया स्टेट का शेयर है, तो 1500 करोड़ रुपये पीडीएनए के हमको भारत सरकार से मिलेंगे। उसमें से 451 करोड़ अभी तक मिले हैं, पहली बात। उसके अलावा आप वो सब चीज़ें गिनवा रहे हो जो डिज़ास्टर के लिए स्टेट एनडीआरएफ के ज़रिए या स्टेट डिज़ास्टर के लिए मिलते हैं। वो साल में 189 करोड़ की 2 किश्तें हर राज्य को मिलती हैं। वो सेट प्रोसीजर है। जो हिमाचल का शेयर है वो 2 बार हिमाचल को मिलना है। वो आप भी 3-4 सालों का वो भी आप उसमें गिना रहे हैं। आपसे हमारी सीधा सवाल था कि आप ऐसी जगह बैठे हैं, हिमाचल का रिप्रेजेंटेशन आप भारत सरकार में कर रहे हैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर, और आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। हमें उम्मीद थी कि आप हिमाचल के लिए, चाहे 2023 का आपदा हो चाहे 2025 की आपदा हो, आप ज़रूर दिल खोल के मदद करेंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों की। हमें बड़ा दुख होता है कि वो हुआ नहीं, लेकिन आपसे गलत आंकड़े दे के गनवाया जाता है। आप मदद करवाएं। पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी भी, उनके कैबिनेट के लोग भी सब तैयार है कि धन्यवाद करने के लिए हम आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप इस काम को आगे बढ़ाते हिमाचल के हित में, और उसी तरह जिस तरह आपसे हमने प्रश्न किए कि 1500 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आके जिक्र किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं देता, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता कि उन 1500 करोड़ रुपए की सहायता का क्या हुआ। तो ये बड़े प्रश्न है। गलत तरीके से प्रदेश के लोगों को आंकड़ा बताना, वो हमें बहुत दुख हुआ इस बात का। सही बात यह है कि आप हमारी भारत सरकार से 23 की आपदा की बात करें, 25 की आपदा की बात करें, मदद करवाएं। हम ज़रूर आपका भी आभार प्रकट करेंगे, और भारत सरकार का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी। यही मेरा इन पे कहना है। लेकिन उनका कहना है 75 वाइब्रेंट विलेजेस जो है वो प्रदेश को दिए गए, उसका कुछ नहीं हुआ। बल्क ड्रग पार्क की उन्होंने जिक्र किया, मेडिकल डिवाइस पार्क का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने पैसा भी दिया, लेकिन सरकार करवाना नहीं चाहती और वो वापस लेने के लिए कह रही कि पैसा वापस ले लो। नहीं, ये बहुत अधूरी जानकारी उन्होंने जो है मीडिया के सामने रखी है। ये सारे आरोप बिल्कुल गलत है। जिन परिस्थितियों में हमने 3 साल काम किया, आर्थिक संकट होने के बावजूद हिमाचल की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐसी योजनाएं आगे बढ़ाई है जो ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचनी शुरू होगी, और वो बड़े कार्यक्रम में जिसकी तरफ व्यवस्था परिवर्तन की सरकार आगे बढ़ी। और ये आप कोई 3 साल के अंदर आप 3 चीज़ें गिन लो कि इसमें अभी आगे मेडिकल डिवाइस पार्क में काम शुरू हो गया है, उसमें काम चल रहा है। वो पता नहीं किस तरह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो जो डिले होता है वो उसमें उसी लेवल पे होता है, लेकिन भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो कोऑर्डिनेशन है और जिन भी योजनाओं पे काम हो रहा है, जितनी भी भारत सरकार से योजनाएं आती है उसको हमारी सरकार आगे बढ़ाती है। और जहाँ तक जिक्र करते हैं कि भारत सरकार की योजना, ये पूरे देश का मॉडल यही है। हर राज्यों के लिए योजनाएं भारत सरकार से ही बनती है। केवल हिमाचल प्रदेश के लिए कोई अलग से योजनाएं नहीं बन रही।
या आपने कोई मॉड्यूल अलग से तैयार नहीं किया हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरे, हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे बुरे दौर से गुजरे 2023 और 25 में। आप सीधे तौर पे जो है कोई राहत लाते, स्पेशल पैकेज लाते, तब हम आपकी पीठ थपथपाते। आप किस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? ये योजनाएं तो पूरे राज्यों में, पूरे देश के अंदर भारत सरकार बनाती है, उस पर काम करती है। इसमें कोई नई बात कौन सी है इसमें? तो मुझे नहीं लगता कि सही जानकारी माननीय नड्डा जी को यहाँ के स्थानीय नेताओं ने दी है। कल जो कांग्रेस पार्टी का रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन था, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप ये कह सकते हैं कि ग्रैंड सक्सेस स्टोर, और उसके पीछे जो सोच माननीय नेता राहुल गांधी जी की है, कांग्रेस पार्टी की है। जो हम लोग एक बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र जो है देश का, उसको किस प्रकार से कमज़ोर किया जा रहा है, और लोकतंत्र में जो हमारे पास आम जनता के पास, आम जन के पास देश में जो सबसे बड़ी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, वो थी आपके वोट का अधिकार। उस अधिकार के ज़रिए कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और चुनाव के ज़रिए जो आप सरकार बनाते थे एक एक मत के अधिकार के तौर पे, उस पे हमने बड़े सीरियस जो प्रूफ्स रखे माननीय राहुल गांधी जी ने कि किस प्रकार वोट चोरी किया जा रहा है, किस प्रकार वोट को बनाया जा रहा है और किस प्रकार उसको डिलीट किया जा रहा है। पूरी एक प्लानिंग के तहत जो लोग सत्ता में हैं देश में, उसको पूरे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उन्होंने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मीडिया के ज़रिए भी रखे थे, और वो कई जगह प्रूफ भी हुए, बहुत जगह, कि अगर आप कहें कि एक घर में 200-250 लोगों के वोट बने एक एक घर के अंदर, और एक व्यक्ति के 10-10 वोट बने अलग अलग राज्य में, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, देश के सामने मीडिया के ज़रिए रखे, और उन्होंने कुछ प्रश्न इलेक्शन कमीशन से किए थे। और फिर वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जो प्रश्न किए हैं, उनका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश वो नहीं हुआ। ये हमारा अधिकार है, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के नेताओं का। राहुल गांधी जी ने जो बात रखी है वो लोगों के जहन में भी है देश में, और उसको लेके, इन्हीं बातों को, इन्हीं सवालों को लेके कल लाखों की संख्या में जो है पूरे देश के अंदर से जो है लोग कल दिल्ली में जुटे। और जो ये वोट चोरी वाली जो बात हो रही है, ये लगातार हर राज्यों में आगे बढ़ रही है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली बात है। इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, और वही काम हमारे जो नायक हैं राहुल गांधी जी वो कर रहे हैं कि देश को जागने की ज़रूरत है। जो संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले कई वर्षों से, टीएन शेषन के बाद अगर हम देखें कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया है। जो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीती है वहां पर तो कभी आवाज उठाई नहीं वोट चोरी को लेकर, चाहे हिमाचल की बात की गई, अन्य राज्यों की बात की गई, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर दूसरे राज्य। देखिए, सवाल ये है, लोकतंत्र में जो हमारा संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक संविधान रचा, उसमें एक ऐसी ताकत लोकतंत्र को मजबूत करने की आम आदमी को देने। अब देश की सरकार या राज्यों की सरकारें वो बनेंगी जो देश की जनता चाहेगी, उनके मन में जो होगा वोट के ज़रिए वो सरकारें बनेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है हर तरह से। हर जितने लोकतंत्र के सितंभ हैं उनको कमज़ोर करके, जितनी संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर करके इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो उम्मीद होती है वो पूरी तरह से फेल हुए। बार बार अगर विपक्ष और देश की जनता कुछ बातें, प्रश्न उठा रही है, तो इलेक्शन कमीशन उसको जवाब देने के बजाय अपने आप को डिफेंड करने में, या भाजपा के पहले राउंड में लोग, नेता इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने में लगे रहे। आप क्यों इस बात से डरते? लोकतंत्र मजबूत करना है, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। आज देश की जनता की आवाज़ है कि हम ईवीएम के ज़रिए, आप जो है बैलेट पेपर से देश का चुनाव कराएं। जब ये देश की जनता चाहती है तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? ये इस वक्त सबसे बड़ी आवाज़ देश के अंदर निकल के आ रही है कि लगातार ईवीएम से लोगों का
जो विश्वास है वो उठा है। तो आप विश्वास उठा है तो आप हम पुराने जो सिस्टम है बैलेट पेपर से आप देश का चुनाव करा लीजिए, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये देश की जनता तय करेगी। तो लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की आवाज उठती है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो अपोज नहीं किया जाता या बहिष्कार चुनाव का नहीं किया जाता। लेकिन यह सत्ता पक्ष का भी यही कहना है जो दिल्ली में है कि जब आवाज उठाने की बात आती है तब आवाज नहीं उठाई। नहीं देखिए ये सवाल ये है कि आवाज़ उठाना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी आवाज़ हो नहीं सकती। जिस प्रकार लगातार माननीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को लेके हर प्लेटफॉर्म पे, आप समझें लोगों के बीच, आप समझें मीडिया के ज़रिए, आप समझें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, एग्जाम्पल्स के तौर पे कि किस प्रकार कर्नाटका में हुआ, उन्होंने हर जगह के एग्जाम्पल्स दिए प्रूफ के साथ, पूरे देश के मीडिया के सामने रखे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी मंशा क्या है कि लगातार सत्ता को बनाए रखना है ताकत के ज़रिए हर तरह से। वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वो संस्थाएं हैं, वो ईडी, वो सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ऐसी ऐसी संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया गया है। तो लोकतंत्र केवल बोलने के लिए रह गया है। अगर आज लाखों लोग किसी बात की बात रखते हैं तो उसके ऊपर गौर करना, उसके ऊपर अमल करना, यही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। और जो सत्ता में लोग हैं उनको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत की ताकत है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर उसको बनाए रखना है तो समय समय के साथ सबको, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लोकतंत्र को मजबूत करने के काम करने पड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीते दिन